चार आदमी अपने अपने काम से लौट रहे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वे थक चुके थे। सूरज सिर पर था और धूप इतनी तेज थी कि गला सूख रहा था। तभी उनकी नजर दूर के एक कुएं पर पड़ी। राजू, जो सबसे तेज बोलने वाला था, बोला, देखो, सामने कुआं है, कोई जाकर पानी ले आए, तब तक हम यहीं आराम कर लेते हैं। भोला, जो थोड़ा आलसी था, बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई एक जाओ, बाकी यहीं बैठकर ताकत जुटा दें। शेरू, जो सबसे हट्टा कट्टा था, बोला, अरे, पानी लाने में कौन सा जोर लगाना पड़ता है, किसी को बाल्टी डालनी है और खींचनी है। रघु, जो सबसे अकड़ू था, बोला, बस बकवास कम करो, कोई जल्दी से जाकर पानी लाओ। थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि राजू जाएगा और पानी लेकर आएगा। वह कुएं की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं पर एक लड़की पहले से खड़ी थी। यह वजीर की बेटी थी, जो अपने घड़े में पानी लेने आई थी। बहन जी, हमें पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। भाई, पानी तो बहुत है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक मुसाफिर हूँ। लड़की ने हल्की हंसी के साथ पूछा, दुनिया में दो तरह के मुसाफिर होते हैं, बताओ तुम कौन से हो। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने कभी ऐसा प्रश्न सुना ही नहीं था। वह घबरा गया, कुछ कह नहीं पाया। लड़की ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। वो निराश होकर लौट आया। बाकी तीनों ने उसे आते देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं लाए? पहले आदमी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी देखकर दूसरा आदमी बोला, अरे, बोल तो सही, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं लाया? जाओ, खुद ही देख लो। अब की बार आलसी भोला कुएं की ओर बढ़ा। वह कुएं तक पहुंचा और लड़की से बोला, बहन जी, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। भाई, पानी तो बहुत है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक गरीब हूँ। दुनिया में दो तरह के गरीब लोग होते हैं, बताओ तुम कौन से हो। आलसी भोला भी पहले वाले की तरह चुप रह गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़की ने पानी देने से मना कर दिया। वो भी निराश होकर लौट आया। ये क्या मजाक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अब की बार शेरू गुस्से में उस कुएं तक पहुंचा और लड़की से कहा, बहन जी, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए वही प्रश्न दोहराया। भाई, पानी तो बहुत है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। शेरू ने गर्व से उत्तर दिया, मैं एक ताकतवर आदमी हूँ। दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, बताओ तुम कौन सी हो। शेरू भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वह भी चुपचाप लौट आया। अब रघु जाने को तैयार हो गया। उसने बाकी तीनों की ओर देखा और कहा, अब मैं जाऊंगा। वह धीरे धीरे कुएं तक पहुंचा और लड़की से बोला, बहन जी, मुझे पानी चाहिए। भाई, पानी तो बहुत है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक मूर्ख हूँ। लड़की हंस पड़ी और बोली, दुनिया में दो तरह के मूर्ख होते हैं, बताओ तुम कौन से हो। रघु भी कोई उत्तर नहीं दे सका। वह भी खाली हाथ लौट आया। चारों आदमी पेड़ के नीचे खड़े एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अब वे सब असमंजस में थे कि आखिर इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। चारों युवकों को बार बार वजीर की बेटी के पास जाते देख गांव के लोग हैरान थे। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। लेकिन असली तूफान तब आया जब कुछ औरतों ने अफवाह उड़ा दी। अरे, वजीर की लड़की बहुत खराब हो गई है, देखो कितने आदमी उसके पास जा रहे हैं। हाँ, यह लड़की तो अपने पिता का नाम डुबो रही है, इसका चरित्र खराब हो गया है। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और फिर महल तक पहुंच गई। जब राजा को यह सब पता चला तो उसका गुस्सा भड़क उठा। ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? वजीर की बेटी का ऐसा अपमान। ये चारों युवक आखिर उसके पास बार बार क्यों जा रहे थे? राजा ने गुस्से में तुरंत सैनिकों को आदेश दिया
उन चारों लोगों को गिरफ्तार करो। 1 हफ्ते बाद इन्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा के इस कठोर फैसले से दरबार में हड़कंप मच गया। जब यह बात राजा के खास मंत्री को पता चली तो उसे यह बात हजम नहीं हुई। वह गहरी सोच में डूब गया। यह क्या कर दिया महाराज ने? न किसी से पूछा, न कोई जांच पड़ताल, और सीधे फांसी की सजा सुना दी। मन में दुविधा लिए वह हिम्मत करके राजा के पास गया। महाराज क्षमा करें, पर क्या आपने सजा सुनाने से पहले वजीर की बेटी से पूछा कि इन चारों ने उसकी इज्जत पर कोई आंच पहुंचाई है? राजा कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं पूछा। तो फिर यह आपकी गलती है महाराज। बिना सच जाने आपने उन्हें फांसी की सजा दे दी। राजा गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने आदेश दिया, तुम ठीक कहते हो। कल वजीर की बेटी को दरबार में बुलाया जाएगा। सच का पता चलना जरूरी है। राजा के आदेश के बाद दरबार के सिपाही वजीर की बेटी के पास संदेश लेकर पहुँचे। लड़की ने राजा का संदेश सुना और बोली, भजन, भोजन, माया और औरत चारों ही सम्मान के अधिकारी होते हैं। मैं ऐसे बिना इज्जत और मर्यादा के राज दरबार में नहीं जा सकती। मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा है। अगर मुझे बुलाना ही है तो मेरे घर से लेकर राज दरबार तक पर्दे की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी मैं दरबार आऊंगी। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। रास्ते के दोनों ओर पर्दे टांग दिए गए ताकि लड़की बिना किसी की निगाहों के राज दरबार तक आ सके। कुछ ही देर में वजीर की बेटी शाही रथ में बैठकर राज दरबार पहुंची। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब हर कोई जानना चाहता था कि वह राजा के सवालों का क्या जवाब देगी। राजा ने गहरी सांस ली और सिंहासन पर बैठते हुए लड़की से प्रश्न किया, अच्छा बेटा, अब तुम मुझे बताओ, वे चारों लड़के कौन थे जो तुम्हारे पास आए थे? महाराज, पहले तो आप उन्हें लड़के मत कहिए। वो मुझे बहन जी कहकर बुलाते थे और वे मेरे भाई जैसे हैं। आप उन्हें कैसे लड़के कह सकते हैं? अच्छा बेटी, गलती हो गई। अब ये बताओ, तुम्हारे भाइयों में से सबसे पहले कौन तुम्हारे पास आया था और उसने क्या कहा? पहले भाई आए और बोले, बहन जी हमें पानी चाहिए। मैंने कहा, भाई पानी तो बहुत है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वह बोले, मैं मुसाफिर हूँ। तब मैंने कहा, दुनिया में 2 तरह के मुसाफिर होते हैं, बताओ तुम कौन से मुसाफिर हो। पर वह इसका उत्तर न दे सके, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। बेटी, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? जी महाराज, दुनिया में 2 मुसाफिर होते हैं, सूरज और चांद। ये कभी रुकते नहीं, निरंतर चलते रहते हैं। वे कभी विश्राम नहीं करते। पूरी सभा इस उत्तर को सुनकर दंग रह गई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, अब बताओ दूसरा भाई कौन था और उसने क्या कहा? दूसरे भाई ने आकर कहा, बहन जी मुझे पानी चाहिए। मैंने पूछा, भाई पानी तो बहुत है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, मैं गरीब हूँ। मैंने कहा, दुनिया में 2 तरह के गरीब होते हैं, बताओ तुम कौन से गरीब हो। पर वह भी इसका उत्तर नहीं दे सके, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। बेटी, इसका उत्तर क्या है? दुनिया में 2 गरीब होते हैं, एक बेटी और दूसरी गाय। बेटी अपने पिता के घर बोझ मानी जाती है और ससुराल में पराई। हर खुशी के मौके पर बेटी को मायके बुलाया जाता है, मगर जब घर में कोई संकट आता है तब कहा जाता है कि अब तू पराई हो गई, तेरा इस घर से क्या वास्ता। ससुराल में भी उसके मन के भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसे पराया मानकर हर सुख दुख को सहने की सीख दी जाती है। और गाय जब तक वह दूध देती है तब तक उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उसका आदर होता है, लोग उसकी पूजा तक करते हैं। पर जैसे ही दूध देना बंद करती है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। कोई उसे चारे के लिए नहीं पूछता। बेटी की तरह गाय भी तब तक पूजी जाती है जब तक वह लाभ पहुंचाती है। बेटी के माता पिता की चिंता होती है कि उसकी शादी के लिए कितना धन बचाएंगे, और गाय के मालिक की चिंता होती है कि उसे बेचकर कितना पैसा कमा लेंगे। यह समाज जो खुद को सभ्य कहता है, इन दोनों को सम्मान नहीं देता। बेटी के आंसू और गाय की बेबसी को कोई महसूस नहीं करता। वे दोनों चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती हैं।
और इसलिए बादशाह सलामत, मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे गरीब बेटी और गाय होती है। राजा और पूरी सभा एक बार फिर स्तब्ध रह गई। अब बताओ, तीसरा भाई कौन था और उसने क्या कहा? तीसरे भाई ने आकर कहा, बहन जी, मुझे पानी चाहिए। मैंने पूछा, भाई पानी तो बहुत है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं ताकतवर हूँ। मैंने कहा, दुनिया में दो चीजें सबसे ताकतवर होती हैं, बताओ तुम कौन सी हो। वह इसका उत्तर नहीं दे सका, इसलिए मैंने उसे भी पानी नहीं दिया। बेटी, इसका उत्तर क्या है? दुनिया में दो चीजें सबसे ताकतवर होती हैं, भूख और मौत। भूख किसी को भी झुका सकती है। जब पेट खाली होता है तब इंसान अपनी इच्छाओं और अभिमान को ताक पर रख देता है। भूख के आगे राजा हो या रंग, सब एक जैसे हो जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा जिनकी तलवारें दुश्मनों के सिर काट सकती हैं, वे भी भूख के सामने घुटने टेक देते हैं। भूख ही वह ताकत है जो सही और गलत का भेद भुला देती है। एक भूखा व्यक्ति अपनी इज्जत तक बेचने को मजबूर हो जाता है। भूख किसी को भी मजबूर कर सकती है। माँ को अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। किसान को अपना खेत गिरवी रखना पड़ता है और एक मजदूर को रोटी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और मौत के आगे कोई नहीं टिक सकता। वह राजा के महलों में भी उसी अधिकार से प्रवेश करती है जैसे किसी गरीब की झोपड़ी में। न दौलत उसे रोक सकती है, न ही ताकत। सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बलशाली योद्धा और सबसे अमीर व्यापारी भी मौत के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मौत न धर्म देखती है, न जाति, न उम्र का लिहाज करती है, न ही किसी की दौलत का सम्मान। जब उसका समय आता है तो वह किसी भी जीव को अपने साथ ले जाती है। पर इन दोनों में भी एक अंतर है, बादशाह सलामत, भूख का इलाज संभव है। अगर कोई किसी की भूख मिटाना चाहे तो वह कर सकता है। रोटी के कुछ टुकड़े, थोड़ी सी दया और प्रेम किसी भूखे को तृप्त कर सकते हैं, पर मौत का कोई इलाज नहीं। एक बार जो इस दुनिया से चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ कि भूख और मौत दोनों सबसे ताकतवर हैं। राजा और पूरी सभा एक बार फिर स्तब्ध रह गई। अब बताओ, चौथा भाई कौन था और उसने क्या कहा? चौथा भाई आया और मुझे पानी चाहिए। मैंने पूछा, भाई पानी तो बहुत है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं मूर्ख हूँ। मैंने कहा, दुनिया में दो तरह के मूर्ख होते हैं, बताओ तुम कौन से मूर्ख हो। वह भी इसका उत्तर नहीं दे सका, इसलिए मैंने उसे भी पानी नहीं दिया। बेटी, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? दुनिया में दो तरह के मूर्ख होते हैं। एक तो आप हैं, जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के मेरे भाइयों को फांसी की सजा सुना दी, और दूसरे वे जिन्होंने आपकी बात मानकर बिना सवाल किए विश्वास कर लिया। लड़की के साहसिक और सत्यपूर्ण उत्तर को सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी गलती को महसूस किया। राजा को सच का आईना दिख गया। लड़की के ज्ञान और साहस के आगे राजा नतमस्तक हो गया। इसके बाद राजा ने चारों लड़कों को मुक्त करने का आदेश दिया और लड़की को हीरे जवाहरातों से तौल दिया।